साथियों नमस्कार। साथियों, अब की बार 400 पार, ऐसा नारा आप बार बार सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। या बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, या मोदी इस बार सत्ता में आ गए फिर से तो ऐसा कुछ हो जाएगा जो कभी हुआ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, बीजेपी वाले कुछ ऐसा कर देंगे कि अगले 20-25 साल तक सरकार जाएगी ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन जैसी चीजें खत्म कर देंगे। ऐसी आपने कई जगह भ्रांतियां सुनी होंगी और लोग गुमराह भी करते हैं, और कई बड़े स्केल पर यह काम चल रहा है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम ये जानें कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होना चाहिए, अगर हो सकता है तो किन किन वजहों से हो सकता है, मतलब कहीं इसका प्रावधान है कि नहीं, और अगर नहीं हो सकता तो क्या प्रावधान है। तो हम इसमें दो तीन एंगल से बात करेंगे। पहला एंगल रहेगा हमारा मोदी का वे ऑफ वर्किंग। पहले हम मोदी को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करने देगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आजकल के नेता जो कह रहे हैं या जो आजकल परसेप्शन है, उस पर बात करेंगे। तो पहले मोदी पर बात करते हैं। जो लोग मोदी के बारे में जानते हैं, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी का जो वे ऑफ वर्किंग है वो नो डाउट काफी अथॉरिटेटिव है। यानी कि जो कह दिया वो कह दिया, ऐसा करना है तो करना है, मुझे 370 हटानी है तो हटानी है, चाहे कैसे भी हटाऊं मैं, मुझे एयर स्ट्राइक करनी है तो करनी है, मतलब बड़ा फिक्स सा है, करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मोदी में एक क्वालिटी ये है कि मन की कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि भविष्य में मोदी को किसी बुरी याद के तौर पे याद किया जाए। जैसे इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने अपने काल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। इंदिरा गांधी जैसा लीडर आज तक देश को मिला ही नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करवा दिए, सिक्किम को इंडिया में मिलवा लिया, श्रीलंका में यूएसए की जो सीआईए आना चाह रही थी उसको आने नहीं दिया, म्यांमार को काफी हद तक कंट्रोल रखा। इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था देश की तरक्की में। लेकिन इंदिरा गांधी से एक गलती ऐसी हो गई कि जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो एक नेगेटिव छवि आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगवा दी थी। ये गलती नरेंद्र मोदी कभी नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश में आज तक टोटल 132 टाइम्स, 132 बार करीब करीब प्रेसिडेंट रूल लगा है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा है। किसी स्टेट में सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना या गवर्नर का रूल लगा देना राष्ट्रपति शासन कहलाता है। इसके लिए आर्टिकल 356 यूज होता है। तो इसका यूज आज तक 132 टाइम्स हो चुका है, जिनमें से लगभग लगभग 93 टाइम्स सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है, उसके अलावा बाकी पार्टीज ने किया है। और अगर 2014 के बाद की बात करें, हम विद डेटा बात कर लेते हैं, अगर 2014 के बाद की बात करें तो ये करीब करीब 4 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है किसी स्टेट में। और वो चारों केस भी अलग अलग हैं। पहला केस था आपका जम्मू कश्मीर वाला। पहला क्या मतलब, वन ऑफ द केस है 2017 में, जब आपको पता 370 हटाई थी तो उससे 1-1.5 साल पहले प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ये जरूर किया था, लेकिन इसकी मंशा 370 हटाना थी। ठीक है, तो ये उतना बड़ा जुर्म नहीं है। एक अरुणाचल प्रदेश में हुआ था 2016 में, जब वहां पर कांग्रेस की पार्टी में ही टुकड़े हो गए थे और कुछ विधायक आकर के बीजेपी में मिल गए थे, तो वहां पर करीब करीब 26 दिन का प्रेसिडेंट रूल रहा था। ठीक है, तो जब एक पार्टी अपने आप ही टूट जाए तो उसमें कोई क्या करे। प्रेसिडेंट रूल को अथॉरिटेटिव तब माना जाता है, या केंद्र सरकार की गलती तब मानी जाती है, जब एक चुनी हुई सरकार को, अच्छी खासी सरकार को बर्खास्त कर दो। जैसे वेस्ट बंगाल में मान लो आज ममता बनर्जी की जो सरकार है, अच्छी खासी बहुमत में है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप उसे अपनी तरफ से बर्खास्त कर दो, तो ये है थोड़ा सा नेगेटिव परसेप्शन। लेकिन अगर ममता बनर्जी की पार्टी ही टूट जाए या उनके लोग ही, एमएलए ही उनको छोड़ के चले जाएं, तो उसमें कोई क्या करेगा, फिर तो राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसा अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ऐसा उत्तराखंड में भी हुआ था। उत्तराखंड में 2 बार लग चुका है, और 2016 में लगा था, एक बार 25 दिन का और एक बार 19 दिन का। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें भी पार्टी टूट गई थी अपने आप, स्प्लिट इन कांग्रेस। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था 2014 में, 33 दिन का लगा था, उसमें भी कांग्रेस टूट गई थी। लेकिन कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें मोदी जी ने किसी स्टेट की सरकार को बर्खास्त करके अपना प्रेसिडेंट रूल लगा दिया हो, जबकि मोदी के लिए करना बहुत आसान है। हालांकि ये लोग पॉलिटिशियन है, ये क्या करते हैं, सामने वाले की पार्टी को तोड़ देते हैं, आधे विधायक अपने में मिला लेते हैं, तो वो तो देखो वही काला धंधा चलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा नहीं किया। ये मोदी का वे ऑफ वर्किंग बता रहा हूं मैं। अभी भी देख लीजिए, केजरीवाल जेल में है, और केजरीवाल जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि वहां पर दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर दे केंद्र सरकार, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए या गवर्नर का शासन लग जाए। ये जानबूझ के इस्तीफा नहीं दे रहा इसीलिए, ताकि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात की दरख्वास्त करें कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, फिर वहां की जनता को आम आदमी पार्टी ब्लैकमेल करे कि देखिए मोदी इतना डर गया कि उसने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। मोदी कभी नहीं करेंगे ऐसा।
ममता बनर्जी भी बार बार, कभी आपने देखा होगा सीबीआई के लोगों को पीट दिया जाता है वेस्ट बंगाल में, कभी वहां पर एनआईए के लोगों पर हमला हो जाता है, कभी ईडी के लोगों पर हमला हो जाता है, कभी नॉर्मल लोगों पर हमला हो जाता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है। जानबूझ करके ये माहौल क्रिएट करा जाता है, क्योंकि वहां पर विकास कार्य तो हो नहीं पा रहे अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो करें क्या, कुछ ऐसा कर दो कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए और बाद में ब्लेम डाल दिया जाए नरेंद्र मोदी के ऊपर कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, ये तो डिक्टेटर है। सोचिए, अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया तो डिक्टेटर कह रहे हैं, और लगा दे तो क्या हो। तो ये आदमी की पॉलिटिक्स उस टाइप की है कि सामने वाले को धीरे धीरे जो है खत्म करेंगे। ये तरसा तरसा के मारते हैं। केजरीवाल का 13 साल हो गए उसकी पॉलिटिक्स में, उसको आज केजरीवाल का मोदी ने एक भी बार नाम नहीं लिया अपने मुंह से। आप कोई भी स्पीच देख लेना, कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, केजरीवाल का एक भी बार अपने मुंह से नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम था ये आदमी अपने आप अपने कर्मों की वजह से खत्म हो जाएगा, नाम लेके इसे बड़ा क्यों बनाऊं। ये वे ऑफ वर्किंग है नरेंद्र मोदी की। इसलिए अगर ये सत्ता में दोबारा आते हैं तो फैसले तो बड़े होंगे, जैसे अभी तक नहीं हुए वैसे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं होगी, फैसले ऐसे होंगे कि जनता मजबूर हो जाएगी फिर से वोट देने के लिए। आज देख लीजिए, जनता मजबूर है देने के लिए वोट। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि साहब मैं तो जो है पहले से फिक्स होकर के, मैं फिक्स होकर के बात नहीं कर रहा, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, एक मूड होता है जनता का, उससे पता चल जाता है। तो ये नेता का वे ऑफ वर्किंग होता है, किसी भी नेता का, ये हमें समझना चाहिए। बीइंग अ नागरिक ऑफ अ कंट्री, कंट्री का सिटीजन होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारा नेता किस तरीके से सोचता है। अगर हम उसको नहीं समझ पा रहे तो हो सकता है कल हम उसकी बातों में आ जाए, हमारे देश को बेच खाइए और हमको पता ही ना चले। हमको पता तो होना चाहिए। अगला, अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं, फैसले अच्छे लेते हैं, नो डाउट, कल को ये रिटायर भी होते हैं मान लो पॉलिटिक्स से नरेंद्र मोदी, तो रिटायर होने के बाद ये, अगर, वैसे तो मुझे नहीं लगता है प्रेसिडेंट बनेंगे, लोग कहते हैं प्रेसिडेंट भी हो सकता है ये बने, अगर बन भी जाएंगे तब ये प्रेसिडेंट को बताएंगे कि प्रेसिडेंट भी कितना पावरफुल होता है। आपने अमित शाह से पहले कभी ये नहीं जाना होगा कि हमारा होम मिनिस्टर भी इतना पावरफुल हो सकता है। राजनाथ सिंह थे पहले होम मिनिस्टर, पता ही नहीं चलता था कोई है भी कि नहीं है। ऐसे ही अमित शाह के आने पर पता चला कि होम मिनिस्टर के पास कितनी ताकत होती है। मोदी के आने के बाद पता चलता है कि हाँ, एक प्राइम मिनिस्टर भी इतना ताकतवर हो सकता है। मैं बायसनेस के साथ नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। ऐसे ही प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर्स ऐसी होती है जो वो यूज कर ले तो देश को पता चलता है कि अरे प्रेसिडेंट के पास भी इतनी पावर है। लेकिन यहाँ क्या है कि प्रेसिडेंट पपेट बन के रह जाते हैं सरकार का। तो मोदी अगर प्रेसिडेंट बने कल को, तब बताएंगे ये कि प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स हैं। जैसे प्रेसिडेंट के पास एक पॉकेट वीटो होती है, अगर कोई बिल सरकार ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट के पास वो जाता है फिर साइन होने के लिए, उसके बाद ही वो एक्ट बनता है। प्रेसिडेंट ने अगर उस बिल को अपनी जेब में रख लिया है, उसे पॉकेट वीटो बोलते हैं, जेब में रख लिया और कुछ एक्शन नहीं लिया, ना तो साइन किया, ना कुछ बोला, ना कुछ नहीं, भूल गए, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है मोदी ऐसा करने एक दो चीजों में तो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे। हो सकता है प्रेसिडेंट क्या करता है, डिफेंस फोर्सेस का चीफ होता है प्रेसिडेंट, तो डिफेंस फोर्सेस जो भी निर्णय लेती हैं प्रेसिडेंट के नाम पे लेती हैं, वहां पर ये अपनी शक्तियां दिखा सकते हैं। मोदी इज अ लीडर हु नो कि कैसे मुझे लाइमलाइट में रहना है। तो ये अगर अपनी शक्तियों को एक्सप्रेस करने पे आ गए तो प्रेसिडेंट के तौर पे भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग जो बात कर रहे हैं आज कि 370 सीटें आ गई तो क्या होगा, 370 आ गई तो क्या होगा। अरे 370 आ गई तब भी उतनी पावर रहेगी, 350 आ गई तब भी रहेंगी, 310 आ गई तब भी रहेंगी, 282 आ गई तब भी रहेंगी। मेजोरिटी 272 के ऊपर लाना है, 272 से ऊपर सब में बराबर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 400 सीट आ गई तो कुछ विशेष हो जाएगा, कुछ नहीं होने का, होगा वही जो 272 पे भी हो सकता है। तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। और इससे दो ही सेक्शन है हमारी सोसाइटी में जो या तो डर जाते हैं कि अरे अभी जब इतनी कम सीटें थी तब तो 370 हटा दी, सीएए आ गया, यूसीसी भी धीरे धीरे आ ही रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और अगर 400 आ गई तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। बिल पास कराना होता है लोकसभा से, बिल पास करने के लिए आपके आधे से ज्यादा मेंबर जो है उसके सपोर्ट में वोट करते हैं, बिल पास हो जाता है। 272 सीट्स लाना भी उतना ही पावरफुल है जितना 400 सीट लाना है, कोई खास अंतर नहीं है। बस 400 सीट लाने पर इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि 50 एमपी अगर चले भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये है और कुछ नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं कि 400 आ गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरा सेक्शन वो है जो बड़ा एक्साइटेड है, अरे इस बार 400 आ गया तो मजा आ जाएगा, मोदी ये कर देंगे, मोदी वो कर देंगे। मोदी जी हालांकि खुद कह चुके हैं कि अभी तक जो हमारी सरकारें रही हैं, अब तक जो भी रहा है वो तो एक ट्रेलर था, अब जो होगा वो तगड़ा खेल होगा। हो सकता है भैया हो जाए, लेकिन उस तगड़े खेल में मोदी विल नेवर डू सच अ थिंग दैट फ्यूचर विल रिमेंबर हिम एज अ कल्प्रिट। फ्यूचर इनको बुरी नजरों से देखे, ये ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे। ही वॉन्ट्स टू बी अ नाइस मैन। ये इनका वे ऑफ वर्किंग है जितना हम समझ पाए। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाजत नहीं देता कि कोई भी आदमी अपनी डिक्टेटरशिप की ओर जाना चाहे तो जा सके। इस पर थोड़ी सी गहन चिंतन करते हैं। देखिए, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे बदलाव हुए हैं, कई ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं, जिससे ये बात निकल करके आई है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ चीजें देश में बिल्कुल नहीं बदल सकते। जैसे हमारे यहाँ एक केस आया था, शंकरी प्रसाद केस 1951, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल्स केस 1980। ये कई केसेस हैं, कोर्ट की सुनवाइयां हैं। उन सुनवाइयों में कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं जिन बातों से हम ये कह सकते हैं कि मोदी कुछ भी कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते। क्या बातें हैं देखिए, मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा, एक शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटी से रिलेटेड है या लॉ से रिलेटेड है, तो गहराइयां जान के हम कुछ कर नहीं लेंगे। हमें जो चीज जाननी है उसी को जानने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है ना। देखिए, हमारे देश में दो आर्टिकल हैं, दो अनुच्छेद हैं, एक है 13 और एक है 368। 13 ये कहता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनमें सरकार बदलाव नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती। 13 ये कहता है। और 368 ये कहता है कि सरकार के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का या उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार है। ठीक है साहब। अब देखिए हुआ क्या कि जब हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसमें हमने कुछ लैंड राइट्स को, प्रॉपर्टी राइट्स को इधर उधर किया था। पहले जो प्रॉपर्टी राइट है, किसी संपत्ति पे जो अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट में आता था, उसे कोई छू नहीं सकता था, आपका मौलिक अधिकार था, आपकी संपत्ति को छू भी नहीं सकता। लेकिन इसमें बदलाव किया गया था पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके, और आर्टिकल 31A 31B जोड़ा गया और 19(1)G जोड़ा गया। इन दोनों के अनुसार ये कहा गया कि सरकार चाहे तो आपकी जमीन ले सकती है, और इसमें यह कहा गया कि आप अपनी जमीन पर जो अधिकार जता रहे हैं ना, कि कोई उसे छू भी नहीं सकता, वो अधिकार आपके लिमिटेड हैं, सरकार जब चाहे तो आपसे ले लेगी। इसमें ये बात थी। तो ये जब मामला कोर्ट में गया था और सरकार ने ये जो प्रावधान लेकर के आई, तो मामला कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो, ये जो अमेंडमेंट किया है, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी लॉ होता तो उस पर हम आर्टिकल 13 लगा करके उसे निरस्त कर देते कि सरकार ने ये क्या अलग से जो है आर्टिकल इंसर्ट कर दिया। सरकार अगर अलग से आर्टिकल ला रही है, कोई कोई अलग से बात कह रही है, तो हम उसे हटा देते। लेकिन सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया है, जो आर्टिकल ऑलरेडी है उसी में बदलाव किया है, तो वहां पर ये वाला आर्टिकल काम नहीं करेगा, वहां पर ये वाला आर्टिकल ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए सरकार ने चूंकि इसके तहत काम किया है, कोर्ट ने इसे ज्यादा मान्य माना और ये फीका पड़ गया। आप समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब होती है, उस किताब में कई सारे पन्ने होते हैं, ऐसा मान लो। अगर उसी एक पन्ने में काट पीट करके वहीं पे आप कोई चीज नहीं लिख रहे हो, उसे कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अमेंड किया है, चेंज किया है भाई, 31 में ए जोड़ दिया। और अगर उसमें किताब में अलग से पन्ना जोड़ रहे हो, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई ना कोई चीज जोड़ रहे हो, लेकिन अमेंडमेंट नहीं कर रहे हो, वो इसके तहत डील किया जाता है। तो अगर अलग से पन्ना जोड़ रहे होते तो इसके तहत उसे निरस्त कर देते, लेकिन लिखे हुए पन्ने में बदलाव कर रहे हो तो आप कर सकते हो। आर्टिकल 368 ज्यादा प्रभावकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पीछे रह जाएगा। ऐसा एक फैसला आया था आपका शंकरी प्रसाद केस में, जब ये चैलेंज किया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर एक केस और हुआ था सज्जन सिंह और स्टेट ऑफ राजस्थान के बीच में, जो 9 शेड्यूल को लेकर के था। 9 शेड्यूल का मतलब यह है, 9वीं अनुसूची आई थी, अगर कोई एक्ट या कोई बिल या कोई अधिनियम लेकर के हम इसमें डाल देते हैं, तो उस पर सरकार या कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, सरकार अगर डाल दे तो कोर्ट उसका कुछ नहीं कर सकती, वो इम्यून हो जाता है। आप समझ गए ना। जैसे आजकल कोर्ट बोल देती है ना कि ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब कोर्ट नहीं बोल सकती अगर इसमें डाल दिया तो इस मामले में भी, सज्जन सिंह वाले केस में भी, कोर्ट ने ये कहा कि ये चीज इसके तहत आई है, तो हम इसको भी नहीं छेड़ सकते इसके तहत। आप समझ गए। तो यानी दो केस ऐसे हो गए थे जहां पर ये भारी पड़ गया, तो ये फंडामेंटल राइट वाला मामला हल्का पड़ गया था। फिर बाद में एक गोलकनाथ केस आया था, जो कि मैंने आपको यहां दिखाया है, गोलकनाथ केस 1967 में। इस केस में सरकार ने यह कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि ये जो पार्लियामेंट जब चाहे जो ले आता है, बदलाव कर देता है और इसको बाईपास कर देता है फंडामेंटल राइट वाले को, ये नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उसको आप नहीं छेड़ सकते। तो इस मामले में मौलिक अधिकार को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। ये कहा गया था कि अगर मौलिक अधिकार में छेड़छाड़ हो रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सरकार या जो पार्लियामेंट कुछ लेकर के आ रही है वो निरस्त हो जाएगा। तो इन दोनों जो आर्टिकल्स में लड़ाई हो रही थी, उसमें 2 बार ये जीता था, 1 बार ये जीती है। तो ये मामला चलता रहता था, कभी ये भारी पड़ रहा है, कभी ये भारी पड़ रहा है, सरकार ने कभी कुछ कर दिया, कोर्ट की बेंच ने कभी कुछ कर दिया, मसले चलते रहे, सरकारों पर प्रभाव पड़ता रहा।
इसने ये भी कहा था कि देखो पार्लियामेंट जो चाहे वो करने लग रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। फिर बात ये निकली कि भाई इससे पहले जो बदलाव हो चुके हैं उसका क्या, उससे उनको उन केसों पर क्या असर पड़ेगा। तो उसने कहा हमसे पहले जिन केसों पर सुनवाई हो गई है, उस बात को छोड़ो, आगे जो होगी उसमें ये है कि भाई ये चीज भारी पड़ेगी। ठीक है साहब। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, इसका भी तोड़ लेकर के आते हैं। सरकार इसका तोड़ ले आई 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आर्टिकल 13(4) जोड़ा और आर्टिकल 368 में तीसरा क्लॉज जोड़ा, इसमें चौथा, इसमें तीसरा जोड़ा। और इसमें सरकार ने ये खुद कह दिया कि देखो जब बात इसकी हो रही होगी तो ये बीच में नहीं आएगा, और जब बात इसकी हो रही होगी तो ये बीच में नहीं आएगा, दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, बहुत गहरी बात है, ज्यादा लंबी बात में कर नहीं रहा, हल्की फुल्की बता रहा हूं कि अगर सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया तो इसका कोई रोल ही नहीं है, आप इससे कुछ नहीं बोल सकते। और सरकार ने इसके तहत कुछ लेकर के आए तो इसका कोई रोल नहीं है, सेपरेट कर दिया सरकार ने। सरकार ने कहा हम जो चाहेंगे वो करेंगे, सीधी बात ये है। तो ये लाइन लिखी है जो अंग्रेजी में हमने, कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने खुद को ताकतवर फिर से बना लिया कि हम जो चाहें करेंगे। ऐसे कैसे कि ये आ रहा तो ये नहीं कर सकते, वो आ रहा तो, दोनों बातें अलग अलग है। हम जब मन में आएगा 13 में करेंगे, जब मन में आएगा 368 में करेंगे। हम नहीं मानने वाले किसी की। ठीक है सर, क्या कर सकते हैं। विद द टाइम चीजें चलती रहीं और 1973 की बात है, 1973 की बात है, एक केस हुआ केशवानंद भारती जी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, 13 जजेस की बेंच बैठी और उस बेंच ने, काफी लंबा चौड़ा ये केस था, एक फैसला दिया कि देखो भाई 13, 368 वो सब छोड़ो, सरकार या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव कर सकती है, कुछ भी जोड़ सकती है। ठीक है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की कुछ मूलभूत चीजें हैं, कुछ कुछ आधार है, उसकी कुछ नींव है, उसको नहीं बदल सकती। आप समझ रहे हैं ना। मैंने मान लीजिए कोई एक घर बना लिया, उस घर में मैं एक कमरे बनाऊं, 10 कमरे बनाऊं, कमरा जोड़ दूं, कमरे को बीच में से डिवाइड करके 2 कमरे बना लूं, उसमें कुछ भी कर सकता हूं मैं, लेकिन घर की जो नींव है उसको मैं नहीं छेड़ सकता। घर में जो पिलर्स लगे हैं, खंबे लगे हैं, उनको मैं नहीं छेड़ सकता। उसे नाम दिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सरकार जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक, उसे नहीं छेड़ सकते। कुछ चीजें हैं जिन्हें नहीं छेड़ सकते, या बदलाव करो तो ऐसा करो कि उसमें ये नियत ना झलके कि आप इस चीज को हटाना चाह रहे हो। अब आप कहेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर में भी कोर्ट ने बताया कि कुछ चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, और वो चीजों के मैं नाम आपके सामने ले देता हूं। जैसे एक है सेपरेशन ऑफ पावर, जो शक्तियों का वितरण है, केंद्र के पास कुछ शक्ति रहेंगी, कुछ रहेंगी राज्य सरकार के पास, तो वो रहेंगी। ऐसा नहीं कर सकते कि सबकी सब केंद्र ले ले, तो वो है ना कि मोदी सबको ये कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं करने देगा। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, कि कोई भी न्यायिक पुनर्विचार होता है कि मान लो कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, आप उसकी अपील करना चाहते हैं, या कोर्ट खुद विचार करना चाहता है, तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि और कह दिया तो कह दिया, इसकी आप अपील नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, आप कोर्ट से दोबारा कह सकते हैं कि भाई आपने फैसला दिया है, इसे प्लीज दोबारा विचार करिए, तो कर सकते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, इन्हें आप हटा नहीं सकते, कुछ मौलिक अधिकार हैं तो हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई कल से घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो सर्टेन केसेस में, मान लो कोरोना आ गया तब कह सकते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं बोल सकते अथॉरिटेटिव वे में। सेकुलरिज्म नहीं छेड़ सकते आप। इस देश को आप सोचो कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो आप हिंदू राष्ट्र वैसे बना सकते हो प्रैक्टिस में, लेकिन लिखित में नहीं बना सकते। सेकुलरिज्म। इंडिविजुअल फ्रीडम, वही फ्रीडम वाली बात है ना। आर्टिकल 32 और 226 ये रिट्स होती हैं, एक आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, एक हाई कोर्ट में जाती है। रिट का मतलब 4 ऐसी रिटें होती हैं जो आदमी के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करती हैं। अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इन आर्टिकल्स के तहत। 32 वाला कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, 226 वाला कहता है कि हाई कोर्ट जाओ। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सर्वोच्च है, इसको आप कभी बदल नहीं सकते। रूल ऑफ लॉ, जो कानून है उसी का शासन है, कानून से ही सब होगा, इसे आप बदल नहीं सकते। पार्लियामेंट्री सिस्टम, नहीं बदल सकते, पार्लियामेंट है तो है, लोकसभा राज्यसभा है तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी सबको हटा दो, कहते प्रेसिडेंट के चुनाव हुआ करेंगे यूएस की तरह, या पुतिन के चुनाव होते हैं वहां पे रशिया में, उस तरह नहीं हो सकते, चाइना की तरह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये लाइन नहीं करनी दे रही आपको। आप पार्लियामेंट नहीं हटा सकते, आपको कई सारी पार्टीज को चुनाव लड़ने देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। वेलफेयर स्टेट, एक ऐसा स्टेट जो लोगों की भलाई चाहे, इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन का मतलब होता है कि हम अपने फैसले लेने में एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, किसी का दबाव नहीं है हम पर, संप्रभुता। डेमोक्रेटिक, जनता का ही शासन,
जनता का शासन, जनता के द्वारा लीडर चुना जाएगा और जनता के लिए ही काम करेगा। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। जैसे हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन है, पूरे देश का मालिक कौन है, एक तरीके से राजा कौन है, वो है हमारे राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति जी जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो बात अलग है कि इनडायरेक्टली, लेकिन चुने तो जाते हैं। यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, वही सॉवरेन, संप्रभुता, कि हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, हम अपने अपने देश हैं, स्वतंत्र देश हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वही वाली बात। इलेक्शन कॉन्टेस्ट, आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। जो कह रहे हैं ना कि 50 साल तक फिर इलेक्शन नहीं होंगे, 20 साल तक इलेक्शन ही बंद हो जाएंगे, अरे भैया नहीं हो सकता, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कह रहा है कि कराने पड़ेंगे। इक्वालिटी, समानता, सबको समान अवसर देने पड़ेंगे। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघीय ढांचा, राज्य सरकार भी होंगी, केंद्र सरकार भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ केंद्र सरकार ही होगी, राज्य सरकार हो ही नहीं सकती, नहीं, होनी पड़ेगी वहां। और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, एकता और अखंडता। तो आप बताइए, केशवानंद भारती केस में जब हमारे जज साहब या हमारी जो पीठ है ये कह रही है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छिड़ सकते, तो कैसे छिड़ लेंगे? लेकिन परसेप्शन बना दिया जाता है। ये इसका शॉर्ट में है, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी, सेपरेशन, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिग्निटी, वेलफेयर स्टेट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, डेमोक्रेटिक करेक्ट ऑफ द पॉलिसी, कुछ शॉर्ट में मैंने यहाँ लगा दिया था। ठीक है साहब, तो ये बात हो गई कि हमारा संविधान क्या कह रहा है, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, ज़्यादा इसमें डीपली जाने का मतलब नहीं है, आप भी बोर हो जाएंगे और हमारा कोई लॉ का डिस्कशन करने जैसा है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि परसेप्शन क्या बनाया जा रहा है? परसेप्शन ये बनाया जा रहा है, हमारे देश में नेता जो ज़्यादातर है पढ़े लिखे तो हैं नहीं, और चलो पढ़े लिखे भी हैं, उन नेताओं को ये पता है कि अगर मीडिया में आकर के थोड़ा इमोशनल होकर के कोई बात कह देंगे तो जनता तो हमारे साथ खड़ी हो ही जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनता अपने नेता की बातों में आ जाती है। नेता जनता को पकड़ता है जाति के बेसिस पर, या किसी डराने धमकाने के नाम पर, या किसी फ्रीबीज के नाम पर, हम फ्री दे देंगे, फ्री दे देंगे, फ्री दे देंगे। इन सब में जनता आ जाती है नेता की बातों में, और उसे लगने लग जाता है कि नेता जो कह रहा है वो सही कह रहा है। जैसे केजरीवाल कहता था बहुत पहले, हमें कई वीडियोस में देखने को मिला था कि अरे जी मोदी जी दोबारा आ गए तो 20 साल तक फिर इलेक्शन नहीं होंगे इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा जी। नहीं हो सकता भैया, पढ़ा लिखा आदमी यार कैसी बात कर रहा है ना? क्योंकि जनता नहीं मानती। कई चीज इस पे चलाई जाती है सोशल मीडिया पे, लोग बातों में आ जाते हैं, क्योंकि लोग क्रॉस वेरीफाई नहीं करते। अगर नेट पे आप खोल के देखेंगे, ये मैंने आपको कहाँ दिखाया, इंटरनेट पे तो दिखाया ही है, ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, खोलिए सबसे पहले निकल के आएगा, तमाम वेबसाइट निकल आएंगी, पीडीएफ निकल आएंगी, कुछ भी आ जाएगा, वे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कहना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये तब तक है जब तक आप गूगल करके खुद सर्च नहीं करते, जब तक आप खुद पढ़ते नहीं है, जब तक आप अपने नेता को समझने का प्रयास नहीं करते, चाहे नेता कोई भी हो। ये लोग उसी चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव में दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन एक्साइटेड है कि इस बार मोदी आएगा तो कुछ तगड़ा ही होना है, क्योंकि मोदी ने कह दिया है, और मतलब जिस तरह का इतिहास है लग भी रहा है। और जो दूसरा सेक्शन है वो डरा दिया गया है, अरे आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, दिखाना हो जाएगा। अरे भैया कुछ नहीं हो जाएगा, 310 आएंगी तब भी वही होगा, 400 आएंगी तब भी वही होगा, मैं पहले बता चुका हूँ इस बात को। लेकिन एक बात है कि अगर सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आई, चाहे किसी की भी आए, कांग्रेस की आ जाए, पूर्ण बहुमत में आए, अगर फुल मेजोरिटी में नहीं आई, तो क्या होता है, कई पार्टी सपोर्ट करके सरकार बनाती है, और उसमें फिर सरकार एक तरीके से अच्छे से डिसीजन ले नहीं पाती, किसी न किसी का दबाव रहता है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने 2008 में मनमोहन सिंह जी पर दबाव डाला था कि आप न्यूक्लियर डील मत करिए अमेरिका से, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के खिलाफ है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पूंजीवाद के खिलाफ है। लेकिन मनमोहन सिंह जी बोले कि देश के हित में है, मैं तो करूंगा। उन्होंने बोला हम आपसे समर्थन वापस ले रहे हैं, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था, सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। सरकार गिरने पे आ गई थी यूपीए की, वो तो भला हो नेताजी का, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का, उनकी पार्टी ने सपोर्ट किया कांग्रेस को, तब सरकार बची और काम हो पाया। तो वहाँ फिर सरकार फैसले अच्छे से नहीं ले पाती है। खैर ये बातें हैं, आपसे मेरा यही आग्रह है कि जो भी बात कहीं की भी सुने, हमारी भी सुने, नेट पे जरूर वेरीफाई करें, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, और तभी आप विवेक के साथ ये निर्णय ले पाएंगे किसे वोट दें किसे न दें। नमस्कार, जय हिंद।